तो मालिश को इतना महत्व क्यों दिया गया है आयुर्वेद में? When we do body massage, you are eating through the skin. जो तरीका मैं अपनाता हूँ और अपने साथियों को बताता भी हूँ, अपने पेशेंट्स को भी, आप सुबह नहाने के बाद जब आपने साबुन लगाया तो आपके पोर्स खुल गए शरीर के, बदन अभी गीला है, गीले बदन पर ही आपने तिल के तेल की या कोई भी तेल शीशी उठाई, टांगों पर लगाना है, पहले थपथपा के लगाना है so that it equally spreads out. उसके बाद उसकी मालिश करनी है, मर्दन जिसको बोलते हैं। तो मालिश के फायदे क्या क्या होते हैं? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई, ब्लड फ्लो बढ़ गया। फिर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट है, सेलेनियम, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ये सारे खनिज तत्व भी आप स्किन के माध्यम से खा रहे हैं, तो एक तरह से मल्टीविटामिन आपको मिल रहा है थ्रू स्किन। एंटी एजिंग से स्किन टोनर और मॉइस्चराइजिंग एक्टिविटी है, आपको कोई भी क्रीम, लोशंस, केमिकली सिंथेसाइज लगाने की जरूरत नहीं है, इससे आपको स्किन कैंसर से भी बचाव आपका हो गया। देखिए मैं 65 साल का हो रहा हूँ, मेरे आपको झुर्रियाँ नहीं मिलेंगी। अगर मैं सबसे अच्छा वक्त जानना चाहूँ मालिश के लिए तो वो कौन सा है? देखिए आइडियली जब आपने सर्वांग स्वेद मतलब पूरी बॉडी पर मालिश करनी है तो इस प्रकृति के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कि मालिश एक तरह से दवा का काम करती है? जॉइंट्स पेन के लिए सपोज घरेलू तेल आपने बनाना है तो अजवाइन का प्रयोग करते हैं, कैस्टर का प्रयोग करते हैं, एरंड के पत्तों को चॉप करके काट के आप बड़ा सरल घरेलू नुस्खा जो आप कर सकते हैं। 2 चम्मच मेथी दाना लिया, एक पूरा साबुत गार्लिक, अजवाइन, इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके एक सेमी क्रश कर लीजिए, इसका काढ़ा उबाल लीजिए और इसको निकाल के उसको तेल में पका लीजिए, तो वो मेडिकेटेड ऑयल आपने घर में तैयार कर लिया, जो जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर दर्द, बदन दर्द में भी लगा सकते हैं। देसी घी को भी काफी अच्छा माना, खासकर गाय का जो घी है उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? नाभि प्रदेश है वो 72,000 नाड़ियों का स्थान है एनाटॉमिकली फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। उस ओपनिंग पे तेल लगाते हैं या कोई मेडिसिनल ऑयल लगाते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अंदर चली जाती हैं बॉडी के अंदर। तो बच्चों के लिए आपका एडवाइस क्या होता है? उनको कितनी देर मालिश करनी चाहिए? कौन सा तेल उनके लिए होना चाहिए? मार्केट में आजकल बहुत सारे आते हैं, बेबी ऑयल, सब, तो वो एक्चुअल में फायदेमंद है? अवस्था भी मैटर करती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कफ अवस्था में होता है, यूथहुड में पित्त दोष प्रेडोमिनेंट होता है, लेकिन सबसे एंड के फेज में लाइफ में 60+ के होने के बाद ब्लड प्रेशर के मरीज वो भी मालिश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ ओपीडी के एक नए पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालिश के फ़ायदों के बारे में। दरअसल आयुर्वेद में मालिश को इलाज माना जाता है, न सिर्फ इलाज बल्कि ये कई तरह की समस्याओं से हमारा बचाव भी कर सकती है। लेकिन मालिश करने का सही तरीका क्या है, सही वक्त क्या है, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, क्या सबको मालिश करनी चाहिए सुबह या शाम? बहुत सारे सवाल हैं मालिश से जुड़े हुए, जिनका जवाब आपको आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मिलेगा। आज हमारे स्टूडियो में है वैद्य अखिलेश शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अखिलेश सर बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है आयुर्वेद की दुनिया में, और सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी उन्होंने बहुत काम किया है, यहाँ तक कि वो दूसरे देशों में आयुर्वेद को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, हज़ारों लाखों उनके फॉलोअर हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि मालिश जो है वो किस तरीके से उसे हम अपनी रूटीन में शामिल करें, दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि वो हमें सेहतमंद रखे। सर आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो माना जाता है कि मालिश जो है उसका एक अभिन्न हिस्सा है, एक तरह से इलाज है, जो 5 पंचकर्म की बात करते हैं उसका एक हिस्सा है। तो मालिश को इतना महत्व क्यों दिया गया है आयुर्वेद में? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आयुर्वेद में स्व में स्थिर रहने के लिए यानी स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए 4 पिलर्स होते हैं: आहार, विहार, विचार और संस्कार। आहार जैसा कि हम कहते हैं कि फूड इज़ अ मेडिसिन, सात्विक आहार खाएंगे, सही समय पे खाएंगे, सही कंपोजिशन में खाएंगे, प्रकृति के अनुसार खाएंगे तो आप बैलेंस रहेंगे। ऐसे ही मालिश जो है वो आहार का भी पार्ट है और विहार का भी पार्ट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो। आहार इसलिए मैं कहता हूँ, व्हेन वी डू बॉडी मसाज यू आर ईटिंग थ्रू द स्किन। ओके। लोग उतनी दूर तक वैसा नहीं सोच पाते। तो इसलिए मालिश की महत्ता हज़ारों साल से, चाहे वो महाभारत के काल से और मल्ल युद्धों के अंदर भी पहलवान भी मालिश करते थे, जवान और योद्धा, उनमें भी मालिश की प्रथा प्रचलित थी काफ़ी। जी।
अब उसके लिए तेल का जो प्रयोग हम करते हैं उसको हम स्नेहन चिकित्सा कहते हैं। स्नेह का मतलब ही है जैसे प्रेम है ना, तो ओलिएशन ऑफ लव इसका मतलब होता है अपने आप मसाज कर रहे हैं। तो उस स्नेहन चिकित्सा से आपकी हर तरह से पुष्टि तो होती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। इसलिए सपोज हल्के तौर पर अगर हम कहें हस्बैंड वाइफ का अगर बहुत झगड़ा हो गया किसी बात पर, रात को दोनों सो गए, अगले दिन सुबह उठे, तो कोई एक भी दूसरे को कहे अच्छा इधर आओ तुम्हारी मैं मालिश कर दूं मेरा चाहे वो पैरों की मालिश हो या थोड़ा सा सहलाना ही, दैट टच ऑफ एम्पैथी वो अपने आप में चिकित्सा का काम करता है। तो स्नेहन चिकित्सा अपने आप में मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है उसका। उसकी मेडिसिनल वैल्यू और तेल की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। जैसे अभी आपने एक नाम लिया पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म अपने आप में एक सुपर स्पेशलाइज्ड पहलू है, उसमें मालिश उसका एक पार्ट है। संस्कृत में एक शब्द यूज़ होता है अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब होता है आप ऑर्गन पर, किसी पर भी आप मालिश कर रहे हैं, जो अंग के किसी, शरीर के किसी भी अंग पर। तो अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि ये विहार का पार्ट भी है। विहार में रेगुलरली आप सुबह उठ करके जब आप स्नान करते हैं, एक तरीका तो बहुत सरल ये है कि स्नान से पहले आपने पूरे शरीर पर तेल की मालिश की जी, और उसके बाद आपने साबुन लगा के वॉश कर दिया, उसको क्लीन कर दिया, तो उससे आपकी कुछ कुछ लुब्रिकेशन हो जाती है। लेकिन जो तरीका मैं अपनाता हूँ और अपने साथियों को बताता भी हूँ, अपने पेशेंट्स को भी, जिससे अभूतपूर्व लाभ उनको होता है, वो ये है कि सपोज़ आप सुबह नहाए, नहाने के बाद जब आपने साबुन लगाया तो आपके पोर्स खुल गए शरीर के। अच्छा। उसके बाद जब आप साबुन धो दिया, बदन अभी गीला है, गीले बदन पर ही आपने तिल के तेल की या कोई भी तेल शीशी उठाई, पहले आधा चम्मच आपने टांगों पर लगाना है, पहले थपथपा के लगाना है, सो दैट इट इक्वली स्प्रेड्स आउट, है ना। उसके बाद उसकी मालिश करनी है, मर्दन जिसको बोलते हैं। सो पहली बार में आपने थपथपा के लगाया तेल, उसके बाद उसकी मालिश की। और ऐसा नहीं कि लोअर पार्ट में ही आपने सारा तेल लगा दिया, तो यहाँ के सेल कहेंगे भाई हमको नहीं मिली खुराक। सो यू हैव टू स्प्रेड इट इक्वली, एंड देन यू डू द मसाज। और मसाज शुड बी ऑलवेज बी डन टुवर्ड्स द हार्ट या मस्कुलेचर की डायरेक्शन में हम करते हैं। अब एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मालिश की ये है कि स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द नर्वस सिस्टम लिव्स हियर। तो नर्व्स को और शिराओं को, ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज और वेन्स को भी लिब्रिकेशन चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए, तभी ब्लड फ्लो आराम से हो सकेगा। और नर्व्स के लिए भी, जैसे तिल का तेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेलेनियम नाम का एक तत्व होता है, विच इज़ ए टॉनिक फॉर द नर्वस सिस्टम। इट इज़ ए न्यूरोजेनेटिक, न्यूरॉन टॉनिक की तरह भी काम करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स भी करता है। सो न्यूरॉन्स बिकम हेल्दियर एंड हैप्पियर सेल्स इफ दे आर रेगुलरली मसाज्ड। ये डॉक्यूमेंटेड है, साबित हुआ है आज। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ मालिश की प्रथा नहीं थी, वो बड़े हैरान होते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले मालिश की प्रथा ईस्टर्न फिलॉसफी में आयुर्वेद से आती है। तो सेलेनियम नाम का तत्व जो है न्यूरॉन्स के लिए टॉनिक का काम करता है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बताता हूँ, उन्होंने सेलेनियम की प्रथा चालू हुई। आज एक कैप्सूल अमेरिका में आप खरीदने जाइए तो $2 का एक कैप्सूल मिलता है सेलेनियम का। लेकिन अगर आप 500 ml की शीशी एक किराने की दुकान से वहाँ खरीद लेते हैं, उसमें करीबन लगभग 1000 सेलेनियम कैप्सूल के बराबर की मात्रा का तेल अब केवल $5 की और $6 की बॉटल में आ जाता है। लेकिन विडंबना ये है, उस बेचारे गरीब पंसारी को भी ये नहीं पता कि वो जो बेच रहा है वो डायमंड है।
तिल का तेल तो बहुत सस्ता मिलता है। हाँ, जी। तो वो इतना सस्ता मिलता है, तो इसलिए हमको सेलेनियम कैप्सूल खरीदने की जरूरत नहीं है, हमसे केवल तिल के तेल की मालिश करने की जरूरत है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि आपने बताया कि जब आप स्नान करने जाते हैं और आप नहा लेते हैं उसके बाद उसको लगाना चाहिए, तो वो तो फिर जब आप कपड़े पहनेंगे तो उस पर लग जाएगा? नहीं, मैं उसकी बात पूरी करूंगा दोबारा से। क्या है कि पहले आपने पहला आधा चम्मच लिया और आपने टांगों पर लगाया, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ टी स्पून अगेन आप अपने चेस्ट पर लगाएंगे, बैक पे लगाएंगे, आर्म्स पे लगाएंगे, फिर उसको रगड़ लेंगे। ओके। तीसरा आधा चम्मच सर पे लगाएंगे, फेस पर, कान के पीछे, कान के अंदर उंगली घुमाएंगे, नाक के अंदर भी लगाएंगे, क्योंकि बाथरूम के अंदर इट इज नॉट बैड मैनर्स, ये आप कर सकते हैं, गर्दन पर, शोल्डर्स पर। तो 3/2 टीस्पून थ्योरी याद रखनी है। पहला आधा चम्मच टांगों के लिए, तलवों से शुरू करके, दूसरा धड़ के लिए, आगे पीछे सारे में और आर्म्स पे, तीसरा है हेड एंड नेक पे। जी। बॉडी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद अब आप आधा बाल्टी पानी इसके बाद और नहाएंगे। इस बार आप साबुन नहीं लगाएंगे, उससे फायदा ये होगा, इट बिकम्स एमल्शन, ये एक मिश्रण बन जाता है तेल का और पानी का आपके शरीर के ऊपर। जी, तो वही सवाल था मेरा कि वो तो चिपचिपा हो जाएगा। नहीं, जब आपने पानी, जब पहले मालिश कर दी, पहले आपने साबुन लगाया, पोर्स खुल गए, उसके बाद आपने तिल के तेल की कोटिंग की गीले बदन पे ही, उसके बाद आप आधी बाल्टी पानी और नहाएंगे जब, तो पानी और तेल का मिश्रण बन जाएगा। इट विल बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो एमल्शन बोलते हैं जिसको। ओके। तो एमल्शन बन गया तो पानी जो है कैरियर बन जाता है तेल का, और वो अंदर डीपली घुस जाता है काफी सारा। कुछ तेल शरीर के अंदर घुस जाएगा, कुछ बाथरूम में बह जाएगा, और एक उसके बाद थिन फाइन कोटिंग शरीर के ऊपर रह जाएगी जब पानी आपका झड़ता है उसके बाद। और इसके बाद आपको साबुन नहीं लगाना। हाँ, जी जी। नाउ इट इज ए थिन यूनिफॉर्म कोटिंग, एज इफ यू आर वेयरिंग एन एक्स्ट्रा इनर थर्मल वियर ऑन द बॉडी। एक्स्ट्रा कोटिंग की तरह है, जैसे हम वार्मर्स पहनते हैं ना, उससे क्या होता है, शरीर पर आपके थर्मो रेगुलेटरी इफेक्ट होता है, यानी शरीर के तापमान का नियंत्रण का काम करता है। वो ऐसा ही है जैसे सर्दी में आपने वार्मर की एक एक्स्ट्रा लेयर पहन ली जी। अब उस लेयर पहनने से क्या होगा, शरीर में जो गर्मी उत्पन्न होती है वो आपके शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है जी। हम एक्सरसाइज में क्या करते हैं, बेसिकली वही करते हैं ना, खून का दौरा बढ़ाना होता है। तो इससे भी आपको प्राकृतिक तरीके से शरीर में खून के दौरे की सप्लाई बढ़ गई और आप में ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ों का दौरा बढ़ने से आपकी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जी। तो ये बेस्ट इम्यूनो सपोर्टिव टॉनिक है एक तरह का, जो आपने स्किन के माध्यम से खाया है। ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो आप बता रहे हैं ये इससे पहले मैंने कभी किसी से सुना नहीं। हम लोग आमतौर पे जो सुनते रहे वो ये कि मालिश आप पहले करिए, डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन कीजिए लंबी मालिश, आराम से आप 40-45 मिनट जिस दिन आपके पास टाइम है, अदरवाइज डेली 10 मिनट 15 मिनट निकालिए। और फिर आपको 15 मिनट कम से कम नहीं नहाना है, उसको एब्जॉर्ब होने देना है बॉडी में, फिर आपको नहाने जाना है। ये अभी तक हमने सुना या समझा था। हाँ जी, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन क्या है कि आज के युग में हम लोगों के पास इतना टाइम हार्डली बहुत मुश्किल होता है कि हम बैठें धूप में मालिश के बाद। विटामिन डी का सेवन करना है तो यस, ऐसा करना चाहिए लेकिन ये क्विक मेथड ये बता रहा हूँ ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ बहुत लोगों को स्टिकी भी नहीं लगेगा तेल, और एमल्शन का हमने देखा, इस पर डॉक्यूमेंट किया हमने, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एनालिसिस किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी मेडिकल स्कूल में टच रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम का एक संस्थान है जो मसाज की एफिकेसी और उसकी सेफ्टी और उसके पैरामीटर्स को डॉक्यूमेंट करता है। तो हम हैरान हो गए देख करके कि ये मेथड हम जब अप्लाई करते हैं तो एमल्शन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे सेलुलर लेवल फ्लेक्सिबिलिटी यानी इलास्टिसिटी बढ़ती है, यानी शरीर में हड्डियों में भी और मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बढ़ जाती है जी। तो उससे उनकी एंटी एजिंग एक्टिविटी भी हो गई। तो इसमें बहुत लंबा टाइम मालिश नहीं करना, 1-2 मिनट आपको लगेगा, 2-3 मिनट पूरे में जी। लेकिन अगर हम लोग वापस शुरू से बात करना चाहें मालिश के बारे में, तो मालिश के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई, ब्लड फ्लो बढ़ गया। इससे कोई भी बीमारी किसी भी तरह की हो, उन सब में इम्यूनो सपोर्टिव इफेक्ट आपका आ गया मोस्ट नेचुरल तरीके से जी।
फिर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट है सेलेनियम, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ये सारे खनिज तत्व भी आप स्किन के माध्यम से खा रहे हैं, यू आर ईटिंग देम थ्रू द स्किन जी। तो एक तरह से मल्टीविटामिन आपको मिल रहा है थ्रू स्किन। फिर एंटी एजिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, एंटी एजिंग से स्किन टोनर और मॉइस्चराइजिंग एक्टिविटी है। आपको कोई भी क्रीम, लोशंस, केमिकली सिंथेसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको स्किन कैंसर से भी बचाव आपका हो गया, आपकी एंटी एजिंग एक्टिविटी भी हो गई। तो इसे फेस पे भी लगा सकते हैं? हाँ, पूरी तरह से। आप मेरे देखिए, मैं 65 साल का हो रहा हूँ, मेरे आपको झुर्रियाँ नहीं मिलेंगी जी। वो इसलिए नहीं कि बड़ा मैं किसी को प्रभावित करने तो के लिए, काश हम पहले मिले होते तो पहले ही उपाय जान लेते। केवल तिल का तेल की मसाज, एक सिंगल कोटिंग होती है, दैट्स इट, इसलिए काम करता है। इसके अलावा आपकी निद्रा को ठीक करता है, स्लीप पैटर्न आपका ठीक हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है जी। आपको किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे आर्थराइटिस है, तिल के तेल की मालिश करते हैं तो उसका स्ट्रॉन्ग एंटी आर्थराइटिक इफेक्ट है आपके शरीर के ऊपर जी। सरसों का तेल भी उसी रंग का काम करता है। इसके अलावा सरसों के तेल की रेगुलर मालिश करते हैं तो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। मतलब मजे की बात देखिए, तिल के तेल हम सोचते हैं स्नेह है ना, लुब्रिकेशन हो गया, वेट बढ़ जाएगा, बढ़ता नहीं है। आपने BMR अपनी बॉडी का बढ़ा दिया, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने की वजह से आपका वेट लॉस भी होता है। इट इज एंटी ओबेसिटी इन इफेक्ट एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, ऑल्सो हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट भी है। नींद भी आपकी ठीक हो गई, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, शरीर की अग्नि ठीक से काम करने लगती है। तो पाचन शक्ति बढ़ जाने से क्या होगा, आपका जो भी खा रहे हो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन शरीर में कई गुना बढ़ जाता है जी। तो शरीर। तो सर, अगर हम वक्त जानना चाहें कि वक्त कौन सा सबसे बेहतर होता है, कई लोग कहते हैं कि सुबह करना चाहिए, वही तो आपने बताया भी कि नहाने से पहले, नहाने के साथ, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, जो आजकल हम लोग भाग दौड़ वाली लाइफ जीते हैं। और एक होता है, कई लोग कहते हैं कि रात को सोने से पहले करना चाहिए, खासकर तलवों की बात करते हैं, उस पर मैं आऊँगी बाद में। लेकिन अगर मैं सबसे अच्छा वक्त जानना चाहूँ मालिश के लिए, तो वो कौन सा है? देखिए, आइडियली जब आपने सर्वांग स्वेद मतलब पूरी बॉडी पर मालिश करनी है तो सुबह का समय इससे सबसे उपयुक्त होता है कि मसल्स आर इन द मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट, क्योंकि रात्रि वो सो चुके हैं, थकान उनकी उतर चुकी है, दे आर इन ए हेल्दी एंड हैप्पी स्टेट एंड रेडी टू एक्सेप्ट द मसाज। जैसे आदमी को कहे ना, हाँ, किसी को आम भाषा में भी हम कहें मालिश करने से पहले मसाज थेरेपिस्ट क्या कहता है, बॉडी रिलैक्स, है ना। मसल रिलैक्स होंगे तो सबसे ज़्यादा सेलुलर लेवल पे परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा शरीर में, इसलिए सुबह करना चाहिए। इसीलिए जो जेंटल योगिक एक्सरसाइजेज हैं वो भी मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ मस्कुलेचर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जी। तो इसलिए मालिश का समय पूरी बॉडी पर करना है तो वो सुबह करना चाहिए। और कितनी देर करना है? बाथरूम में तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। हाँ, बाथरूम में तो जल्दी हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, वीकेंड्स पे आप लंबा समय लगाइए, नहाने के बाद बाहर आ जाइए, उसके बाद आप शरीर में मालिश कीजिए और धूप में सेकिए, तो पौना घंटा, आधा घंटा, जितना आप समय दे सकते हैं। नॉर्मली आधे से पौना घंटा इज ए सफिशिएंट टाइम, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। अब रही रात को सोते समय जो आप कह रहे हैं, पाद अभ्यंग जिसको हम बोलते हैं, पैरों की मालिश के लिए वो रिकमेंडेड है रात को किया जाए, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद जब आपकी बॉडी में भी स्वेट पार्टिकल्स भी हैं, आपको पूरे शरीर पर मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेस्ट ये होता है केवल तलवों को आप गर्म पानी से धोइए, फिर टॉवल से उसको रब कीजिए ताकि पोर्स सारे खुल गए। उसके बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पर दोनों पैरों पर मालिश कर सकते हैं। उससे आपकी नींद अच्छी आएगी और आपके शरीर की थकान भी ख़त्म होगी, क्योंकि आपके फुट में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पूरे शरीर के ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। सो ऑल दोज ऑर्गन्स गेट रिलैक्स्ड। जो आयुर्वेद की थ्योरी है कि ये वात शामक चिकित्सा है। पूरे होल डे एक्टिविटी के बाद, मस्कुलर मूवमेंट, माइंड भी चलने के बाद आपके शरीर में वायु का प्रकोप हो जाता है, वात बढ़ जाता है। तो उस वात को शमन करने के लिए दिस इज द मोस्ट रिलैक्सिंग कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन फॉलो। तो इसमें जैसे थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो वैसे ही सो सकते हैं, या फिर उसको दोबारा क्लीन करना है? नहीं, बस उसको वैसे छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर अब
अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत है तो कोई पुरानी सॉक्स रखिए हमेशा रात को पहनने के लिए, सॉक्स पहन लीजिए और आप सो जाइए। जी। कॉटन की हो प्रेफर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक तो ये हम मालिश की बात कर रहे थे जो अपने लिए कर रहे हैं, आजकल ये वाला चलन बहुत हो गया कि लोग स्पा में जाके कराते हैं या घर पे किसी मालिश करने वाले को बुलाते हैं और हफ्ते में एक बार या जब भी पॉसिबल हो पाता है तो वो 45-50 मिनट 1 घंटे की मालिश कराते हैं। तो वो भी इक्वली गुड है या फिर खुद से करना और डेली करना ज़्यादा हाँ, बेनिफिशियल? देखिए वो भी इक्वली गुड, वो ज़्यादा बेटर इसलिए है, इट इज़ कॉल्ड पैसिव मसाज, है ना, जो आपको कोई और आदमी कर रहा है। क्योंकि जब दूसरे आदमी के हाथों से क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हो, उसको आपके ऑर्गन्स का भी पता है, अंगों का पता है, और वो डीप टिश्यू मसाज कर सकता है, उसका असर अंदर तक जाएगा सेलुलर लेवल पर। और रेगुलर बेसिस पे आप घर में कीजिए, वो पार्ट टाइम एक उसका मिनिस्क्यूल है, छोटा वर्जन है। लेकिन कभी कभी आप हफ्ते में या 15 दिन में जब भी अपनी सुविधा अनुसार जा सकते हैं, तो रेगुलर आप उस ढंग से अगर मालिश कराते हैं तो वो डीप टिश्यू मसाज होती है जो शरीर के आंतरिक भागों में भी जा कर के पेनिट्रेट करता है। वो कुछ ऐसा ही है जैसे एक कोई बॉटल है, अब हम बोले ऊपर से खुली है ढक्कन उसका, अब हमने उसमें अगर मक्खन डालना है जी, तो मक्खन का क्या तरीका है, हम ऐसे हाथ से उठा के, चम्मच से तो जाएगा नहीं, है ना, हाथ से हम उठाएंगे, नोजल पे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, कई स्ट्रोक्स में धीरे धीरे ये ऊपर वाला मक्खन नीचे चलता जाएगा और ऊपर से जितनी बार दोबारा मसाज करते जाएंगे वो और नीचे जाता जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन द बॉडी। वो बोतल का एक मुंह जो सिरा है वो एक छेद की तरह है, रोम छिद्र की तरह। ऐसे ही हजारों लाखों रोम छिद्र हैं हमारे शरीर के ऊपर। सो द मोर डीपली वी डू द मसाज, जितने ज़्यादा हम स्ट्रोक्स मारते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, परफेक्ट। चूँकि बात हम आयुर्वेद की कर रहे हैं तो आयुर्वेद में तो प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी प्रकृति कैसी है, और सारा खान पान से लेके तमाम लाइफस्टाइल रूटीन वो उसी पर आधारित होता है। तो मालिश में भी ऑफ कोर्स तेल अलग अलग रिकमेंड किए गए होंगे, तो किस प्रकृति के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? देखिए, अब अगर आप पंचकर्म चिकित्सा का होल एस्पेक्ट देखें तो आप हैरान होंगे सुनकर कि लगभग 400 प्रकार के तेलों का प्रयोग होता है डिफरेंट कंडीशंस के लिए। हाँ, अब उसमें जैसे मूलतः जैसे कहा हम वातज पित्तज और कफज प्रकृति को देखें तो जैसे वात प्रकृति के लोग ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ड्राई होती है जी। तो उसमें सपोज हम यूज़ करेंगे बलाश्वगंधा तेल या क्षीर बला तेल। अब बलाश्वगंधा में एक हर्ब है बला जो बल को बढ़ाती है। ओके। तो वात प्रकृति के लोग ज़्यादातर क्षीणकाय होते हैं, पतले होंगे, लीन एंड थिन होंगे, स्लिम होंगे। जब वो चलते हैं उनके जॉइंट्स में भी पेन होता है या उनमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, तो उनको ज़्यादा लिब्रिकेशन चाहिए, उनको ज़्यादा मस्कुलेचर चाहिए, है ना, नरिशिंग चाहिए। तो उसके लिए जैसे क्षीर बला, क्षीर दूध का नाम है जी। और बला एक हर्ब है सीडा कॉर्डिफोलिया जिसको बोलते हैं। तो क्षीर बला का कम्बिनेशन यानी दूध में तिल के तेल में बला को प्रोसेस करके वो तेल बनाया जाता है, इसका क्षीर बला। तो उसका नर्चरिंग और नरिशिंग इफेक्ट वात प्रकृति के लिए इस तरह का तेल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनमें ज़्यादा मतलब कई बार फ्रेकल्स होते हैं या स्किन पे कोई डिजीज हैं, स्कार मार्क्स हैं, उनके लिए नीम का तेल बहुत ही उपयुक्त होगा लगाना के लिए। दूसरा तेल जो हम यूज़ कर सकते हैं जो पित्त शामक हो, जैसे कोकोनट ऑयल है, दैट ऑल्सो बी वेरी गुड। कई बार हम क्या करते हैं तिल के तेल की भी मालिश कराते हैं उनको, उसमें कपूर मिला देते हैं, कैम्फर, जिसका कूलिंग इफेक्ट भी आएगा साथ में जी। तो एक तरह का एसेंशियल ऑयल है जो हमने मिक्स किया इन द मेन ऑयल। तो ज़्यादातर हम भारत में जो प्रचुर मात्रा में यूज़ होता है कोकोनट ऑयल और सेसमी ऑयल। अगर हम नॉर्दर्न पंजाब की तरफ देखें तो मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि वहाँ पैदा काफ़ी होता था, तो कल्चरली भी और साइंटिफिकली और आयुर्वेदिकली उसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है, खाने में भी और लगाने में भी जी। तो स्पेशली जैसा मैंने कहा पित्त की प्रकृति है आपकी, तो तिल के तेल में आपने कपूर को मिक्स किया और उसकी मसाज की जी। इस उसका नाम एक तेल है जिसका नाम है कर्पूर आदि तेल। ओके, हाँ सुना है जी। तो कर्पूर आदि तेल पित्त प्रकृति के लोगों में हम उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है
कफ प्रधान लोग जो होते हैं, जिनकी बॉडी हैवी है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, बिग बॉडी, स्ट्रांग मस्कुलेचर और उनको रोबस्ट बॉडी है, तो उनको डीप मसाज चाहिए और काफ़ी अच्छी, और उनका मसाज करने वाला थेरेपिस्ट में भी दमखमदार होना चाहिए, हु कैन गो डीप इनटू देयर टिश्यू एंड मेक देम मोबिलाइज, क्योंकि उनमें कफ को मोबिलाइज करने के लिए हमें ऐसे स्ट्रांग मस्कुलेचर के आदमी की ज़रूरत है जी। उसमें मूलतः तिल का तेल भी काम करता है, और ये जो है अपना सरसों का तेल भी, मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन दैम, क्योंकि मोबिलाइजेशन और थोड़ा शरीर में अग्नि बढ़ाने का काम, कफ को मेल्ट करने के लिए सरसों के तेल की पित्तज पार्ट वो ज़्यादा इफेक्टिव टूल रहता है, तो इसलिए उसका प्रयोग करते हैं कफज लोगों में। कफज लोगों में कई बार मसाज के अलावा भी हम कुछ जड़ी बूटियों के पाउडर का यूज़ करते हैं, जिसको हम घर्षण बोलते हैं, ड्राई। हाँ, तो उसमें ड्राई पाउडर की मसाज होती है वो भी मालिश, लेकिन वो ड्राई पाउडर की है। या उद्वर्तन करते हैं कई बार, उद्वर्तन में भी सपोज बेसन का प्रयोग है, कुछ और तरह के दालों का पाउडर का प्रयोग है जी, जिसको करने से बॉडी में ड्राइनेस, रफनेस थोड़ी आती है, लेकिन कफ प्रकृति थोड़ा मेल्ट डाउन होती है, सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट ऑल्सो, और ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ाता है वो। तो दाल का आप बता रहे हैं, हाँ। कौन सी दाल? उसमें कई दालों का प्रयोग है, जैसे कई जगह उड़द की दाल का प्रयोग होता है और कुल्थी की दाल का प्रयोग होता है, और साउथ की एक दो दालें हैं, मैं नाम अभी उसका भूल रहा हूँ, जिसका फ्रीक्वेंट प्रयोग होता है। अच्छा, लेकिन शायद जो तिल का तेल है वो तो आई थिंक सभी के लिए यूनिवर्सली गुड हाँ, है। तिल का तेल त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ तीनों लोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं जी। ठीक है, मौसम के हिसाब से भी होता है ना सर? मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो शायद थोड़ा सा तेल की रिकमेंडेशन अलग होगी। हाँ, प्राइमरली वही ऋतु के अनुसार ऐसे ही होगा। जब एक्सट्रीम गर्मी है तो आप क्वांटिटी ऑफ ऑयल को भी घटा देंगे लगाने के लिए, एप्लीकेशन का टाइम भी घटा देंगे, और ज़्यादातर पित्त शामक तेलों का प्रयोग करेंगे, जैसे कोकोनट ऑयल है या कोकोनट ऑयल में कैम्फर मिक्स कर लिया, या तिल का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप कपूर का प्रयोग कर लिया जी। तो ये तो हमने ओवरऑल बात की अभी कि सबके लिए फ़ायदा कैसे होगा और कौन कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी सी बात करेंगे बीमारियों की। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कि मालिश एक तरह से दवा का काम करती है? जैसे मैंने कहा, हम आर्थराइटिस में ऑयल का प्रयोग जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, स्पेशली तिल का तेल है या सरसों का तेल है, या जो कम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स एंड ऑयल्स का जो हम बनाते हैं, जैसे महानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है, पंचगुण तेल है, ऐसे कई तेल बाज़ार में मिलते हैं। वातारिन तेल के नाम से एक आता है। ऐसे एक बहुत बड़ी रेंज है जिनमें इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से भी उनका नाम रखा जाता है, जिसमें एरंड है, अदरक कुछ चीज़ों में यूज़ होती है, तो एक बहुत बड़ी रेंज है जो जिसका प्रयोग होता है। निर्गुंडी का तेल है, तो जॉइंट्स पेन के लिए सपोज घरेलू तेल आपने बनाना है तो अजवाइन का प्रयोग करते हैं हम, कैस्टर का प्रयोग करते हैं, एरंड के पत्तों को चॉप करके काट के उनको थोड़ा सा काढ़े में बना के प्रोसेस, उसको तेल में प्रोसेस करके उसका सत सारा तेल में आ जाता है। धीरे धीरे पानी ड्राई कर देते हैं और दैट मेडिकेटेड ऑयल इज यूज। तो प्योर अजवाइन का तेल भी यूज होता है, धतूरे का तेल का प्रयोग है, धतूरे के पत्तों का। आप हमें बताइए जो घर में कर सकते हैं, ये तो मैं समझ रही हूँ कि आपके पास आएंगे तो फिर तो आप एकदम फिट फाइन कर देंगे। नहीं, उसमें जैसे मैंने बताया, आप बड़ा सरल घरेलू नुस्खा जो आप कर सकते हैं, अगर आप मेथी दाना लें, सपोज 2 चम्मच मेथी दाना लिया, एक पूरा साबुत आप ये ले लीजिए गार्लिक हैं और अजवाइन जी, इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन बना करके एक सेमी क्रश कर लीजिए, इसका काढ़ा उबाल लीजिए और इसको सस निकाल के उसको तेल में पका लीजिए, तो वो मेडिकेटेड ऑयल आपने घर में तैयार कर लिया, जो जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर दर्द, बदन दर्द में भी लगा सकते हैं, घुटनों का दर्द में। होगा सर? हाँ जी, बेस ऑयल कौन सा लेंगे इसमें? तिल का तेल। ठीक है, और नहीं है तो फिर सरसों भी ले सकते हैं, नारियल। हाँ, ले सकते हैं जी, बहुत खूब। तो ये आपने बताया था कि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा हम मात्रा कम कर देंगे, ड्यूरेशन भी कम कर देंगे उसकी लगाने की, और सर्दियों में थोड़ा सा किस तरह से बदलाव करेंगे? सर्दियों में थोड़ा गर्म तेल, जैसे जैतून का तेल आप लगा सकते हैं जी।
जो है मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। जी। इन 2 तेलों का प्रयोग करें। तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं कई बार मालिश के लिए। और बालों के लिए, बालों में तो मतलब वैसे तो हाँ देखिए, हाँ हेयर फॉल को रोकना हो तो आप महाभृंगराज तेल आता है वो लगाइए। जी। और इसी नाम से काफ़ी सारे तेल बाज़ार में मिलते हैं डिफरेंट, जी। इंदुकांता है और भी इस तरह के 4-5 तरह के तेल आपको आराम से बालों के लिए मिल जाएंगे। नीली भृंगादि मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो ना हो तो कॉमन प्रैक्टिस में भी आप तिल के तेल को या सरसों के तेल को भी हेड मसाज से कर सकते हैं। केवल तिल के तेल के प्रयोग से भी लाभ होगा। इसके अलावा तेलों का प्रयोग नस्य चिकित्सा में होता है। किसी को क्रॉनिक साइनोसाइटिस है तो उसमें भी नाक में आप तेल डाल सकते हैं। अब एक घरेलू नुस्खा मैं बता देता हूँ सबके, जो माइग्रेन हेडेक्स में भी काम करता है, साइनोसाइटिस में भी काम करता है, और कोरोना काल में हमने इसका बहुत प्रयोग किया और लाखों लोगों को लाभ हुआ इससे। केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। मैंने वेबिनार के माध्यम से नुस्खा सबको बताया और ये भी कहा कि एक अमेरिका में जब बताया तो कहा हर वो हिंदुस्तानी जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है वो 20 और अमेरिकन को अपने पड़ोस में सबको जाके फ्री में बॉटल बांट के आएगा अपने घर में तेल बना करके। तो वो नुस्खा ये है कि सपोज आप 50 ml तेल का तेल लीजिए, उसमें आधे से पौना चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए, हल्दी का पाउडर, जो दोनों चीज़ें सरलता से अवेलेबल हैं। उनको हल्की आंच पे कुक कर लीजिए, हल्की आंच पे धीमा धीमा करेंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे तो कुक हो जाएगा और तेल पूरा उसमें रच जाएगा हल्दी में। तो वो मेडिकेटेड ऑयल हो गया। अब तो उसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। उस ऑयल को आप नेज़ल ड्रॉप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो नेज़ल ड्रॉप्स की तरह यूज़ करते हैं तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। रात में डालना है? हाँ, क्लस्टर हेडेक्स में बहुत अच्छा काम करता है। एंटी एलर्जिक है, ब्रोंकोडायलेटर भी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में बहुत अच्छा है। COPD है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, कॉमन कफ एंड कोल्ड में भी इस तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लस्टर हेडेक्स में भी इसका प्रयोग है, माइग्रेन हेडेक्स में भी। तो इसका नाक में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बने बनाए प्रयोग बाज़ार में मिलते हैं, जो जैसे नवरत्न तेल है, वो आपको नींद के लिए भी अच्छा है। उसमें थोड़ा कपूर होने से वो स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट है। उसकी अगर आप हेड मसाज करते हो तो भी आपकी हेडेक को भी दूर करता है। माइग्रेन हेडेक्स में भी इस्तेमाल होता है। और अच्छी नींद लाने के लिए भी, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, इवन अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, ब्राह्मी तेल का प्रयोग होता है। बच्चे विद ADD और ADHD है ना, जिनको मेंटल इश्यूज हैं, उन सब में ब्राह्मी तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ तेलों का प्रयोग आप अंतर स्नेह में यानी इंटरनली भी ले सकते हैं। जैसे महानारायण तेल है, जोड़ों के दर्दों के अंदर हम दूध में महानारायण 1 से 1.5 या 2 चम्मच मिला देते हैं गर्म दूध में और पेशेंट को पिलाते हैं और उससे अभूतपूर्व लाभ होता है। बहुत बढ़िया, मतलब अब बहुत बड़ा साइंस है। हाँ बिल्कुल जी। इसलिए हेडेक्स में, क्लस्टर हेडेक्स में, जैसा मैंने कहा माइग्रेन हेडेक्स में भी कुछ रेडीमेड तेल बाजार में मिलते हैं। जैसे एक मैंने कहा आपको तिल के तेल में हल्दी पका के, ये तो आप घर में बना सकते हैं। जी। ये मैंने नुस्खा प्रिंस चार्ल्स को भी बताया था, जो उन्होंने किया और उनसे बहुत उनको लाभ हुआ। तो तिल के तेल में हल्दी पका के नेज़ल ड्रॉप्स की तरह यूज़ करना है। इसके अलावा एक तेल मिलता है अणु तेल के नाम से बाज़ार में। अब अणु तेल जो है वो आप नेज़ल ड्रॉप्स की तरह यूज़ कर सकते हो। एक तेल आता है षडबिंदु तेल, वो भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस में और माइग्रेन हेडेक्स में, क्लस्टर हेडेक्स में ड्रग ऑफ चॉइस है। सुबह शाम इसको खाली पेट डालना होता है नाक में। सुबह खाली पेट 2-2 ड्रॉप्स बिफोर ब्रेकफास्ट या रात्रि में बिफोर डिनर। वो हम इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद आपको नहीं तो उबकाई आने का डर होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन, गिडीनेस सेंसेशन होगी। एम्प्टी स्टमक होंगे तो नहीं होगी, क्योंकि वो नाक से जाकर के फ्रंटल साइनसाइटिस से होता हुआ थोड़ा सा कभी गले में भी चला जाता है। हाँ, हल्का सा तीखा तो है, लेकिन नाक में जमे हुए बलगम को काटने के लिए वो तीखापन चाहिए। दैट एक्ट्स लाइक ए मेडिसिन। जैसे अगर हम अंग्रेजी दवाई कहते हैं कि जी नहीं कड़वी है, तो दवा तो कड़वी है, इसीलिए तो वो दवा है, तो वो काम लेकिन करती है अपना। इसलिए उसके कड़वेपन से या तीखेपन से हमें नहीं घबराना चाहिए। नाक में अगर डालते हैं वो चला जाता है हमारे थ्रोट्स के थ्रू अंदर भी, तो इट इज़ सेफ टू डू दैट प्रैक्टिस।
जी, आपने चूंकि प्रिंस चार्ल्स का जिक्र किया तो ये हमारी बातचीत से थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसमें जाग गया। आपने तो शाहरुख खान कभी जब बहुत पहले वो भी आपके पास आए थे, जी जी, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो बहुत कुछ का सारे जिक्र कीजिए, देव लेकिन साहब मेरी केयर में रहे, और भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो क्या बात है। तो मतलब जी सब लोग मानते हैं कि आयुर्वेद में जो है, जी जी, उन सबको आयुर्वेद का लोहा मनवाया है और फॉलो करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आपने बताया कि तेल की हमने बात की, बट देसी घी को भी काफ़ी अच्छा माना था, खासकर गाय का जो घी है, हाँ। तो उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? देखिए, देसी घी में कुछ अच्छे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर टॉनिक फॉर द ब्रेन ऑल्सो, वो ब्रेन टॉनिक का काम करता है। तो इसलिए गाय का घी जो है वो हमें डालना चाहिए नाक में। वो मेमोरी को भी शार्पन करता है और ग्रे मैटर को रिजुविनेट करता है। जिनको कोई भी ग्रे मैटर संबंधी बीमारियां हैं, इवन हिस्टीरिया में, अपस्मार में, एपिलेप्सी में इन सब बीमारियों में हम उसका प्रयोग रेगुलरली करते हैं। घी के अलावा हम उसमें तिल का तेल, ब्राह्मी तेल मसाज के लिए, और मालकांगनी तेल एक आता है, ज्योतिष्मती जिसको बोलते हैं, ज्योतिष्मती का भी तेल, इट्स ए गुड ब्रेन टॉनिक। इसको इंटरनली भी दे सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स दूध के अंदर मिला के पिलाते हैं, और नेज़ल ड्रॉप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको नाक में डालने के लिए। बहुत खूब। देखिए, हम लोगों ने पूरी बॉडी की मसाज की बात की, पैरों के मसाज की बात की, आपने भी नस से भी बताया अभी। अब आयुर्वेद में जो नाभि है वो भी उसको बहुत ही अहमियत दी जाती है, उस हिस्से को, कि उससे भी बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, और वहाँ पर तेल लगाने का एक खास मतलब एक फॉर्मूला कह लीजिए या उपाय जो भी है वो होता है। तो वहाँ पर कौन सा तेल लगाना चाहिए और कितना? देखिए, नाभि में तेल लगाने को हम नाभि पूरण संस्कार बोलते हैं जी। इससे रिचुअल इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। जैसा भी मानते हैं कि जो नाभि प्रदेश है वो 72,000 नाड़ियों का स्थान है एनाटॉमिकली फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, और उसमें वो ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड फ्लो भी बच्चे को भी माँ से उसके माध्यम से मिलता है। तो इसलिए उस ओपनिंग पे आज भी अगर उसके बाद हम तेल लगाते हैं या कोई मेडिसिनल ऑयल लगाते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अंदर चली जाती हैं बॉडी के अंदर, वो एब्जॉर्ब होता है। उदाहरण के लिए कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं हम, एरंड का तेल का। एरंड का तेल जिनको आर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द रहता है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको रेगुलरली अगर कैस्टर ऑयल लगवाते हैं, पेशेंट को शवासन में लिटा देते हैं रात्रि सोते समय, और 5 से 6 ड्रॉप्स हमने सपोज नाभि में भरी, और उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्के हाथ से मालिश की अराउंड द नेवल, नाभि के आसपास। वो धीरे धीरे ऑयल कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर उसको दोबारा रिफिल कर देते हैं, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं उसको एज सच। धीरे धीरे वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सपोज स्टमक कैंसर के, क्योंकि गैस्ट्रोडुओडेनल कैंसर हो जाता है कई बार, उसमें हम लोग आयुर्वेद में ये प्रयोग करते हैं जो बड़ा भूतपूर्व योग है। उसमें तेल के अंदर हल्दी को पका करके, वो मेडिकेटेड ऑयल हो गया, या एलोवेरा जेल में हल्दी मिला करके उसका लेप लगाते हैं, या वो नेवल फिलिंग उस ऑयल से करते हैं। वो जा करके एंटी कैंसर एक्टिविटी थ्रू नाभिक से एडमिनिस्ट्रेशन से काम करता है। जी, बहुत खूब। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एज के अनुसार। तो देखिए, बड़े लोगों में बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक मालिश तो हमेशा मतलब सबके लिए एडवाइजेबल है। बच्चों में तो अक्सर माएँ करती हैं, काफ़ी देर करती हैं कि बच्चों की ताकत मिलेगी, शरीर अच्छा होगा और ये मसल्स को फ़ायदा होगा, और फिर बुढ़ापे में होता है कि जोड़ों के दर्द और ये सारी चीज़ें। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए आपका एडवाइस क्या होता है? उनको कितनी देर मालिश करनी चाहिए? कौन सा तेल उनके लिए होना चाहिए? मार्केट में आजकल बहुत सारे आते हैं, बेबी ऑयल, ये सब, तो वो एक्चुअल में फ़ायदेमंद है या फिर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ सालों पहले शुरू किए कुछ एक ऑयल लाने, लेकिन आयुर्वेद में हज़ारों साल से तेलों का प्रयोग, स्पेशली बच्चों के लिए जो प्रयोग है, जैसे एक बताता हूँ, डाबर लाल तेल के नाम से एक तेल आता है जो शास्त्रीय योग है एक्चुअली, वो लाल तेल का हमारी बुक्स में से ही है। उसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं वो बोनी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड ग्रोथ एंड नरिशमेंट, ये सभी चीज़ों को बढ़ाता है। तो बच्चों की मस्कुलेचर की ग्रोथ और उनकी हड्डियों की ग्रोथ ठीक हो, और उनमें कई हड्डियों की बीमारी होती है, डेफिशिएंसी, जैसे रिकेट्स होता है जिसमें दोनों टांगें ऐसे थोड़ी सी कर्वेचर में टेढ़ी हो जाती हैं,
उसके बचाव के लिए लाल तेल से बढ़िया कुछ नहीं है। तो इसीलिए पुराने समय में दाइयाँ जो मालिश करती थी बच्चों को, वो इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स के तेलों से मालिश बच्चों को अर्ली अवस्था में करेंगे तो बड़े होकर के भी उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। जी, तो वो काम करता है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई ये नहीं करना चाहता तो नारियल तेल या सरसों का हाँ, तो नारियल का तेल या सरसों का या बादाम के तेल से भी कर सकते हैं। तेल। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ ड्यूरेशन भी होता है बच्चों के लिए कि इतना टाइम करना चाहिए? ऑन एवरेज 10 से 12 मिनट काफ़ी होता है, इतना करेंगे। उससे बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनका तो 5 से 7 मिनट में ही हो जाता है, क्योंकि शरीर छोटा होता है जी। डिफरेंट रबिंग्स कुछ टाइम आपने देनी है, और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू द कोल्ड भी उनको नहीं चाहिए। तो लेकिन 5 से 7 मिनट सबसे छोटे बच्चे नवजात शिशुओं के लिए इतना काफ़ी है। और कोई चीज़ ऐसी जो ध्यान रखनी है बच्चों की मालिश करते वक्त? सर ये कि एक तो उनकी गर्दन की पोजीशन ठीक रहे, बहुत ज़्यादा पीछे लटके नहीं और उनको झटका नहीं लगे गर्दन एक साइड में गिर गई, और नाक के आसपास क्लॉगिंग ना हो जाए, नाक में या मुंह में या आँख में जाएगा तो बच्चा रोता है ज़्यादा। नाक में तो डेंजरस हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, लेकिन आँखों में भी अवॉइड करें। और स्पेशली जिनमें चीज़ों में कपूर पड़ा है, अब कैम्फर की वजह से आँखों के पास उंगली अगर जाएगी तो उसको जलन होने लगी, उसका हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है बच्चे को फीवर ना हो, कोई और पैथोजेनिक कंडीशन ना हो, और खाली पेट मालिश करनी चाहिए जी, भोजन के फौरन बाद नहीं। बड़े बच्चे सब में है ये तो? हाँ, ये सब में है जी। और कितनी देर बाद स्नान कराना चाहिए बच्चे को मालिश के? आइडियली आप 15-20 मिनट थोड़ा रुक जाइए तो उतना काफ़ी है ऑयल को एब्जॉर्ब होने के लिए, उसके बाद आप स्नान करा सकते हैं। राइट। और ये भी कहते हैं ना कि शायद आपका ब्लड फ्लो चूँकि बॉडी में होता है तो फिर नहाने से वो जो थोड़ा सा जी। चूँकि ये तो बच्चों की बात हुई, अब फिर बुजुर्गों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में आदमी उसका वात प्रोमिनेंट अवस्था होती है उस टाइम। अवस्था भी मैटर करती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कफ अवस्था में होता है, व्हेन ही इज ग्रोइंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, बढ़ रहा होता है, तो कफ दोष उसमें प्रोडोमिनेंट होता है। यूथहुड में पित्त दोष प्रोडोमिनेंट होता है, लेकिन सबसे एंड के फेज में लाइफ में 60 प्लस के होने के बाद बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है, मसल लूज होने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो वात दोष प्रोमिनेंट होता है। इसलिए वात अवस्था में तेल का लाभ सबसे ज़्यादा है, इसलिए सभी बुजुर्गों को तेल के तेल की मालिश रेगुलरली करनी चाहिए। एक तो उनकी नींद इम्प्रूव होगी, क्योंकि इंसोम्निया इज़ ए बिग प्रॉब्लम चैलेंज फॉर देम। दूसरा, जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस इनको बहुत कॉमन होता है। तिल के तेल की अगर आप रेगुलर मालिश करते रहेंगे तो उनको ऑस्टियोइरोमेटल अर्थराइटिस या जोड़ों में स्टिफनेस, दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में, घुटनों में दर्द, इन सब की समस्या का निराकरण हो जाएगा। आमतौर पर 2 चीज़ें मैंने ज़रूर देखी हैं। एक, नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत होता है क्योंकि कॉमनली अवेलेबल होता है घर में, तो उसका लोग करते हैं। दूसरा, सरसों का तेल, और उसमें कई बार सर्दियों में खासकर लहसुन डाल लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी फायदेमंद है। हाँ, ये भी फायदेमंद है। हाँ, हालांकि तिल का तेल की सबसे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेगा तिल का तेल रिकमेंड करेगा। दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में यस, यू कैन गो फॉर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और कोकोनट का ऑयल भी। तो उसमें लहसुन जो डालते हैं उसका कोई खास फायदा या फिर? लहसुन अपने आप में उसकी प्रकृति उष्ण है ना, और वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इसलिए उसका फायदा है। एंटी अर्थराइटिक एक्शन भी है स्ट्रांग उसका जी। अच्छा, ये तो चुकी हुई फ़ायदे की बात, तमाम फ़ायदे हैं, ये हम समझ चुके हैं अभी तक की बातचीत से। लेकिन क्या कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं मेडिकली जिसमें कि मालिश से बचना चाहिए? एक ये, और दूसरा एक बहुत कॉमन सवाल है वो कि बीपी के पेशेंट्स को मालिश उतना ही उसी तरह से रिग्रेसली करना चाहिए या उन्हें किसी आराम से और किसी कोई खास तेल जैसे करना चाहिए? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले वाला जो प्रश्न है वो ये कि कब नहीं करनी चाहिए मालिश। किसी को अगर बुखार है जी, उसको अवॉइड करनी चाहिए मालिश। कोई और पैथोलॉजी है, सीरियस इन्फेक्शन है, और या कोई बहुत क्षीण है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है, डायरिया हो रहा है किसी को, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उससे भी हमें मालिश अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में हमें ध्यान रख के करनी होगी
कि इनको कर सकते हैं कि इनको नहीं, उसकी कौन सी अवस्था है प्रेगनेंसी की, और उनको जेंटल हाथ से जेंटल मसाज करनी होगी। ये हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। या किसी को लूज मोशंस या वॉमिटिंग लगी हो तो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और डिलीवरी के कितने दिन बाद कर सकते हैं लेडीज़ के, जैसे जच्चा बच्चा की कराते हैं उस तरीके से, तो वो आइडियली नॉर्मल डिलीवरी है तो कितना टाइम आप सलाह देते हैं, और अगर सिजेरियन है तो कितना? आप देखिए, नॉर्मल डिलीवरी तो 4-5 दिन बाद आप मालिश शुरू कर सकते हैं जी। और सिजेरियन हो तो वुंड हीलिंग के ऊपर है कितना है, तो आप 1 हफ्ता या 10 दिन वेट कर लीजिए और वुंड के एरिया को छोड़ के डेलिकेटली ध्यान से करें, उसके आसपास बाकी बॉडी पर आप मालिश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सर्जरीज में भी कहते हैं ना, मान लीजिए किसी के पेट पे कहीं कट लगा है कुछ, तो उस हिस्से को छोड़ करके बाकी हाथ पैर पे की जा सकती है। जी। ब्लड प्रेशर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर के मरीज वो भी मालिश कर सकते हैं या? हाँ, देखिए, ब्लड प्रेशर के मरीज में मालिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उष्ण पित्त ऑयल तेल वैसे नहीं होने चाहिए। जैसे आपने नीम तेल से मालिश की तो ठीक है, आपने कपूर डाल करके तिल के तेल की या कोकोनट ऑयल से मालिश की तो भी ठीक है। अगर उष्ण पित्त तेल होंगे जो ज़्यादा गर्म है, जैसे लहसुन डाल के उनमें मालिश नहीं कर सकते, या क्षीर वाला बलाश्वगंधा, ऐसे तेलों से नहीं करें तो ठीक रहेगा। कर्पूर आदि तेल से कर सकते हैं। जी हाँ, कपूर है उसके अंदर, ठंडक का एहसास देगा। बाकी तो हमने बात करी ली कि नींद से लेकर के और दिमागी तौर पे अगर कुछ भी इशू है, टेंशन है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो सब में मालिश फ़ायदेमंद है। जी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बताई, खासकर सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा आज की बातचीत को ये लगा कि किसकी कैसी प्रकृति है, उसमें किन तेलों का इस्तेमाल करना है जिससे कि फ़ायदा ज़्यादा होगा। साथ साथ आपने कुछ उपाय भी बताए कि जो आपको ध्यान रखना है, ये भी बताया। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बातचीत हमारी रही है और बहुत कुछ जानने सुनने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने इतना सारा वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।